नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज सुबह जब लोगों की नींद खुली और ख़ास तौर से वो लोग जो सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफ़ॉर्म या फ़ेसबुक हो, उससे जुड़े हुए हों या सुबह-सुबह की चाय लेके अभी समाचार चैनलों के सामने बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, तो उनकी गुड मॉर्निंग आज दूसरे तरीके से हुई। जो हमेशा लोगों को खबर बनाते हैं, यानी लोगों की खबर बनाते हैं, आज वो तबका खबरों में था। हालाँकि उन्हें पत्रकार कहना कितना उचित है, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं उनको सुपारी पत्रकार ज़रूर कहता हूँ। न्यूज़ क्लिक अभिषार शर्मा ने सुबह 8 बजे अपने एक्स हैंडल से बताया कि पुलिस की क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की उनके यहाँ पहुँची और उसने उनका लैपटॉप और मोबाइल ले लिया। उसके बाद और भी नाम सामने आते गए। वो नाम न्यूज़ क्लिक के लेखकों के जुड़े हुए हैं। तो ज़रा आइए व्यालोक जी से स्वागत करते हुए व्यालोक जी का इसी पर चर्चा करें। सर, आज की सुबह प्रारब्ध वो तमाम लोग जो जी लोगों को खबर बनाते हैं या बनाते थे या बनाने का दम भरते थे, वो आज खुद खबर बन के टंगे हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला सर? सबसे पहले तो प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, जय सिया राम। और दूसरी बात ये कि मैं तो विरोध में, देखिए, मैंने काला पहन लिया है और नीचे मेरा कपड़ा जो है वो लाल रंग है, तो मैं क्रांति भी करूंगा और इसका काले रंग से विरोध भी करूंगा। मेरा जमहूरियत पर बैकग्राउंड ब्लैक है और मेरी टी-शर्ट लाल है। तो आइए जी, चलिए सर, हम दोनों एक ही रस्म में हैं। तो जमहूरियत पर हमला हुआ है, फांसीवाद आ गया है, बहुत काला क्षण है लोकतंत्र के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब अब तक तमाम सोशल साइट्स पर आ रही होंगी चीजें, या फिर नहीं आ रही होंगी, या जो भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं। अव्वल तो मैं इस बात से डरा हुआ था कि कहीं आप उनको पत्रकार कहकर संबोधित न कर दें, लेकिन खैर आपने मेरी आशंका को निर्मूल सिद्ध किया और आपने उनको सुपारी पत्रकार कहा। बेसिकली वो लोग पत्रकार शब्द के साथ किसी तरह जुड़े रहने लायक नहीं है, पेड एजेंट्स हैं और उन पर उसी नजरिए से बात की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी नाम हो, वो उर्मिलेश यादव हो या अभिसार शर्मा हो या भाषा सिंह हो या प्रवीर पुरकायस्थ हो या फिर अनिंदो मित्रा हो या इस तरह के जो भी और भी कई नाम है। लेकिन हाँ, शोर बहुत बरपेगा महफिल में और बहुत सारा हंगामा होगा। जरा इसकी जड़ में जाने की जरूरत है कि ये क्यों हुआ है और पुलिस ने किन चीजों पर मामला दर्ज किया है। यूएपीए में मामला दर्ज किया है जी, बिल्कुल। और यूएपीए की जो धाराएं लगी हैं और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ये एक बिल्कुल अलग बात है कि अभी तक किसी भी पेड एजेंट को गिरफ्तार नहीं किया है पुलिस ने। इन सभी पेड एजेंट्स में दो चार को उन्होंने लोधी रोड स्थित अपने कार्यालय बुला लिया है, जिसमें उर्मिलेश यादव भी हैं और शायद अभिषार शर्मा भी है। और इन हुँ। दोनों को लेकर काफी हंगामा भी हो रहा है कि गिरफ्तार कर लिया या गिरफ्तार कर लिया। इनको मतलब नाखून कटा के जो शहीद बनने की आदत है, उस हिसाब से ये शहीद बन रहे हैं। सवाल ये है कि आप जब 14 पत्रकारों के, 14 एंकर्स के, चलिए मैं पत्रकार शब्द से थोड़ी देर हटा देता हूँ, 14 एंकर्स के बहिष्कार का जब पत्र आया इंडिया अलायंस की ओर से, तब तो आप चुप थे। हुँ। जब अर्नब को घसीट कर मुंबई पुलिस ले गई, वहां उनके साथ क्या क्या हुआ नहीं हुआ, तब आप चुप रहे। तो ये सेलेक्टिविज्म का जो खेला आपने चालू किया है, जैसे मैं अभी देख रहा था सोशल साइट्स पर, हुँ। तो एक बीवी हैं आरफा खानम, पजामा या शेरवानी शेरवानी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिखा है और उसी के साथ जनता के पास तो एक ऐसा हथियार आ गया है कि इन नंगों को और नंगा करता है, लेकिन नंगे तो वही होते हैं कि वो, उनको शर्म आती ही नहीं है। नंगा तो ये कहेगा कि मैं नंगा हूं ही नहीं, तो उसी के बरक्स, क्योंकि आरफा बीवी ने बहुत आंसू बहाए कि ये फला फला है, जो शुरुआती 3 लाइन मैंने कहा और जिससे हुँ। दर्शक थोड़े भ्रमित भी होंगे कि आज व्यालोक को क्या हुआ है और वो कहीं भांग तो नहीं खा के आया था, लेकिन उसी के बरक्स उनका ही एक और आर्टिकल कि आई एम अ जर्नलिस्ट एंड दैट इज व्हाई आई डोंट स्टैंड विद अर्नब, चिपका के जनता मजे ले रही है। दोगलेपन की इंतहा है।
दोगलेपन की पराकाष्ठा है। जो उर्मिलेश यादव की पूरी पत्रकारिता केवल और केवल जातिवाद तक सीमित है, जो उर्मिलेश यादव बिहार को अंधेरे कुएं में फेंक देने वाले, अंधेरे राज में धकेल देने वाले लालू यादव के दोनों बेटों, जो निरक्षर हैं या अर्ध साक्षर हैं, साक्षर हैं, मतलब 8वीं 9वीं पास, उनके लिए जब वो बैटिंग करते हैं तो उनको तनिक भी शर्म नहीं आती है। जो अभिषेक शर्मा धान के खेत में खड़े होके और कहते हैं कि गेहूं महंगा है और गेहूं से रोटी बनती है, रोटी महंगी हो गई है, मोदी राज में महंगाई आ गई है, उनको तब शर्म नहीं आई थी। इनके पास न तो ज्ञान है, न इंटीग्रिटी है। मैं व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता हूं, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभिषेक शर्मा की पत्नी किस पद पर हैं और उनसे चिदंबरम के क्या संबंध थे, क्या कनेक्शंस थे, ये सब थोड़ा मोड़ा आप लोग गूगल करेंगे तो तमाम जानकारी है। अभी हम दोनों केवल इसलिए बैठे हैं कि इस पर थोड़ी मौज ली जाए कि आज जो मुहर्रम मचेगा, आज जो हाय अभिसार हम न हुए, हाय अभिसार हम न हुए वाला नारा लगेगा, या हाय जो भी है भाषा हम न हुए, हाय उर्मिलेश यादव हम न हुए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे एक भैया हैं अजीत अंजुम, बिहारी हैं, काफी सारे फॉलोअर्स भी हैं, और वो एक अब तो टीम बना के रखते हैं जो उनके साथ कभी वो इस्तांबुल जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वह उन बच्चों का पर्याप्त शोषण वोषण करते होंगे, कम पैसे देके या जो भी। तो उन्होंने शुरू कर दिया है कि यह कैसे, असल में वो टीस है कि नाखून कटा के अब ये तो शहीद बन गए, अब अजीत भैया का उसमें नामे नहीं आया, रवीश पांडे जी का नामे नहीं आया, तो दिक्कत वहां है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और फलाना ढिमाका, एक फिल्म आई है अभी और सबको देखनी चाहिए वो, खासतौर से हमारी नई पीढ़ी को, वैक्सीन वॉर। और मैं जानबूझ के उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दो चीजें हमारे शेर चीते लकड़बग्घों को समझनी चाहिए। आप देखिए कि एक बार इसी निर्देशक की फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, तो दोगलों ने उसको कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्म है और वगैरह वगैरह, और विरोध किया, तो जनता ने उसका और समर्थन कर दिया। आप इस बार देखिए कि दोगलों के कैंप से कोई बात नहीं आई है। ये नैरेटिव निर्माण की पहली शर्त। हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई फिल्म आई है आदि पुरुष, खराब है, बेहद खराब है, आप उसको उसकी मौत मर जाने दो। आप उसको जितना प्रचारित करोगे, आपने पठान को किया, उन्होंने जबरदस्ती हिट करवा ली, आपने जवान पर कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने हिट करवा ली। एक कमर्शियली वाइबल फिल्म थी, कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। कौन सा बैंक अपने कर्जदारों को वसूली के लिए नंगा करता है, मुझे जरा आज तक ये नहीं समझ में आया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन नैरेटिव निर्माण का पहला शब्द ये है, पहला सिद्धांत, कि आपको किन मुद्दों पर बोलना है और किन पर नहीं। हमारे यहाँ के लोग विधूड़ी को गाली देने लगेंगे। अरे भाई क्या गलत कहा विधूड़ी ने यार? ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि अगर सीखने की जरूरत है कि कैसे गिरोहबाजी की जाती है नैरेटिव में को बिल्ड करने में, डिस्कोर्स को तय करने में, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। आप सोचें, अब इसी मामले को ले लें जहां ये प्रचारित किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड भी खेलाई जा रहा है कि हाय रे पत्रकारिता का गला घोट दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मामला सन 2020-21 का है, और जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खुलासा किया कि 38 करोड़ रुपए न्यूज क्लिक को आए, तो ये भी सच है। उसके बाद 406, 420 में पहले ही मुकदमा दर्ज है, 120 भी जिस पर आज सबसे ज्यादा, क्योंकि वो गिरफ्तारी की धारा है, उसके साथ 153 लगाया गया है ना, कि देश के मतलब देश में जो है बंटवारा या फूट डालना, अशांति पैदा करना। तो हम ये कह रहे हैं कि ईडी ने ये सारी चीजें बताई हैं। अच्छा, ईडी एक ऐसी एजेंसी होती है जो पैसे को के चलने को नापती है, तो पैसा आया है, चीनी फंडिंग पर ये तमाम काम हुए हैं, वो आज देखिए ब्यालोक जी डिस्कोर्स से गायब है। चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है कि 38 करोड़ रुपए की फंडिंग कहां से आई और क्यों खाए। उर्मिलेश जवाब दें, अभिषेक शर्मा जवाब दे, तीस्ता सीतलवाड़ जवाब दे।
लेकिन चर्चा नहीं किस पे हो रही है? पत्रकारिता का गला घोंटा जाएगा। जी। नहीं, ये आपने अच्छा किया कि लोगों को थोड़ा बहुत इतिहास बता दिया, क्योंकि मैं इतिहास बताने में अब यकीन नहीं रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी तरफ के लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, केवल गाली गलौज ठीक न बात। करें और थोड़ा पढ़े लिखे हैं। बहरहाल तीस्ता का तो इसलिए नहीं है कि तीस्ता को आदत है, पुरानी आदत है, वह तो कफन खसोट है। गोधरा के नाम पर उसने जो इतने पैसे लिए, और वो तो अभी भी मामला अदालत में चल रहा है। भला हो कपिल सिब्बल का कि चलती कार्रवाई से उसको जमानत दिलवाई, वरना वो भी जेल में होती और जेल में रह के आई है, अभी जमानत पर चल रही है। तो वो तो कफन खसोट है, वो तो मुर्दों से कफन छीन लेती है। और उसने उन लोगों के पैसे से दारू पी, अय्याशियां की और गहने वगैरह खरीदे, जो भी है ये सब तो पब्लिक डोमेन में है, तो उसकी तो आदत है। उसी तरह इस गिरोह की पूरी है। मैं जो कह रहा था नैरेटिव निर्माण की बात, इस मामले में वैक्सीन वॉर जरूर देखनी चाहिए। पहला सिद्धांत चुप्पी, घनघोर चुप्पी। तुम पूरी दुनिया पर बोलो, लेकिन सनातन को इरेडिकेट करने की बात एक मलकीट कर रहा है, उस पर मत बोलो। उल्टा तुम क्या करो, 2 महीने बाद किसी से सत्यम शिवम सुंदरम पर एक आलेख लिखवा दो और उसके ऊपर बात करो। ठीक तुम बात। कन्हैया लाल पर मत बोलो, और कन्हैया लाल पर अगर इस देश के प्रधानमंत्री बोले तो तुम मध्य प्रदेश में भंवर लाल की हत्या पर, जो कि क्या है नहीं है, और वह कम से कम खुलेआम आतंकवाद नहीं है, खुलेआम धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, मजहब के नाम पर हत्या नहीं है। लेकिन उससे तुलना कर दो, कंफ्यूज करो, लोगों को भ्रमित करो, अफवाहें फैलाओ। ये है नैरेटिव निर्माण और उसकी ताकत। जैसा मैं बार बार इस फिल्म को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने इसमें बड़ी सफाई से दिखाया है। आप देखिए कि जो वैक्सीन भारत ने अपने दम पर बनाई, उनके वैज्ञानिकों का हम में से कितने लोग नाम जानते हैं? जानते भी नहीं। जबकि आईसीएमआर के डायरेक्टर ने किताब लिखी है बाकायदा, और हम उन डायरेक्टर तक का नाम नहीं जानते हैं, बाकी टीम का तो छोड़ दीजिए। और अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को कल नोबेल प्राइज मिल गया है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की खोज की। हमारे देश का ये हाल है। उस समय कितनी गालियां दी गई थी, सब स्टैंडर्ड है, बेकार है, ये भारत कर नहीं सकता है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, इन दोनों को कितनी गालियां दी गई थी। प्रधानमंत्री को खुद सबसे पहले लगवानी पड़ी थी। पहली या दूसरी पंक्ति में प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वह वैक्सीन ली थी। वरना इन लोगों ने, इन दोगलों ने कौन सी कमी छोड़ी है? सब स्टैंडर्ड है से शुरू हुआ, पहला शुरू हुआ कि नहीं हो सकता है, फिर हुआ कि सब स्टैंडर्ड है, फिर जब आ गया प्रधानमंत्री ने टीका ले लिया, फिर लगने लगी ड्राइव, तो डेल्टा वेरिएंट की फोटोज, स्मशान में बैठ के मोजो करना बरखा दत्त का। और आज भी ये लोग इस समाज में इन्फ्लुएंसर हैं, आज भी इस समाज में इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाता है। इससे बड़ी सहिष्णुता और क्या आप चाह रहे हैं? बरखा दत्त जैसों के बाल घसीट के मारा नहीं जा रहा है, इससे बड़ी सहिष्णुता आप क्या चाहते? या वो अभिसार शर्मा हो या जो भी हो, ये जितने गिरोहबाज हैं, आरफा बीवी सीधे कहती हैं कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी जब तक हम उस लायक नहीं हो जाते हैं। 6 महीने तक इन लोगों ने सीए के नाम पर किया जो था ही नहीं, एनआरसी के नाम पर किया जो था ही नहीं, कभी इन्होंने किसानों के नाम पर किया, कभी किसी ने। और आप देखिए कि एक साथ 75 ट्वीट्स आते हैं, अब तो एक्स हो गया, लेकिन ट्वीट्स ही हैं। एक साथ 75 ट्वीट्स आते हैं जो सेम लैंग्वेज, सेम चीजों में वही दिखाया है उस फिल्म में। आप देखिए कि नैरेटिव की ताकत क्या होती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 14 आर्टिकल्स उसने डाउन करवाए हैं प्रोपेगेंडा मशीनरी से, लेकिन हु नोज, किसको पता है। और वही जो 14 वो लिखे, उनको जेल आप नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ का कानून इतना लचर है। आप नए कानून बनाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। 14 आर्टिकल्स डाउन करने वाले दोगले, निर्लज्ज
बेशर्म पत्रकार कहते हैं खुद को, और आज भी वो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। आज भी वो कहते हैं कि हम स्वाधीनता का, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम आज भी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए दो बातें महत्वपूर्ण है कि आप यह देखिए कि किन मुद्दों पर आपको बोलना है, कहाँ चुप्पी साधनी है, और इन जैसे दोगलों के साथ क्या करना है वह डिसाइड कीजिए। और बिल्कुल कतई ठीक इस बात है। बात में मत आइए कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्कोडा है, लहसुन है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक बात। अच्छा व्यालोक जी, आपने अभी जैसे देखिए लगातार सुबह 8 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई है और सोशल मीडिया पे मैंने देखा ज्यादातर लोग इन सो कॉल्ड सोनामधन्य जो ये गिरोहबाज लोग हैं, जो सुपारी पत्रकार मैं कह रहा हूँ और उनके संगी साथी, उनके एक्स पे जो पोस्टर हैं उनके नीचे आके बकायदे लोगों ने चौंकते हुए ये इस तरह के जवाब दिए हैं कि अरे इतनी देर हो गई, ओह अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, इस तरह की बातें हो रही। अच्छा व्यालोक जी, मुझे तीस्ता सीतलवाड़ और ये न्यूज क्लिक की पूरी जो मंडली है, पूरा जो गिरोह है, उस पर चूंकि धाराएं 153A और 120B की हैं, जो 17 अगस्त की FIR है, तो अगर थाने बुलाया गया है तो ये देखिए गैर जमानती धाराएं हैं 120B और 53A। तो अगर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है तो वो भी देर सवेर सामने आएगा। लेकिन मुझे एक बात पर बड़ी हंसी आई कि इन गिरोहबाजों पर चीनी फंडिंग पर चीनी गोदी मीडिया, चीन के गोदी में बैठे हुए इन तमाम जो है सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और सुपारी जर्नलिज्म पत्रकारिता करने वाले लोगों की बात तो अलग है, इन पर तो चीन का पैसा। लेकिन मुझे एक जगह जो अभी क्राइम ब्रांच छापा मार रही है उस पर जरा हंसी आई। सीताराम येचुरी साहब के यहाँ, मतलब ये कितना बड़ा मजाक है कि उनके यहाँ जाके कहा जा रहा है कि ये चीनी फंडिंग पर पलते हैं। अरे व्यालोक जी, इससे कोई बड़ा चुटकुला होगा क्या? नहीं नहीं, चुटकुला क्या होगा? चुटकुला तो ये है कि CPM और CPI दो पार्टियां इस देश में है। यह देश ही एक भव्य चुटकुला है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको यह जब बता दिया जाए कि 1962 में जब चीन से हमारी लड़ाई हुई थी, जब वो चचा जो फाख्ता उड़ाते थे शांति का और पंचशील का राग अलापते थे, तो चाउ एन लाई आए, कुछ कुछ समझौते वमझौते किए और गए घर से, और उधर से धांस दिए इनको। अब क्या धांसे वो जनता अपना समझे। और उसके बाद उस पंचशील की धज्जियां उड़ी, और कुल मिलाकर ये कि चूंकि चचा तो विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे, तो वह तो सेना तक को ही खत्म करने के इस पर थे। ये सब बातों पर चर्चा ही नहीं होती है। बहरहाल सेना किसी तरह बची हुई थी, और उस बर्फ में घटिया जूते पहनकर हमारी हार होनी ही थी, और हमारी हार हुई, और 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने दखल कर ली, जिसका राग आज वो विषधर सर्प, जो उसके परनाना का कारनामा किया हुआ है, वह विषधर सर्प जब तक उस पर फण पटकता रहता है। एनीवे, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्लोगन दिया था, आवर चेयरमैन इज कमिंग। रूस में बारिश होती थी तो कॉमरेड लोग यहाँ छाता खोलते थे। चीन के चेयरमैन इनके चेयरमैन थे, और अंततः उसी बात पर दो फाड़ हुआ था। आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में व्यालोक जी, बिल्कुल व्यालोक जी, आपने जो एक बात कही ना कि 60 के उस समय जो नारा निकला था कम्युनिस्टों से, उसी बंगाल की जमीन से कम्युनिस्टों ने उसी साल ये भी नारा लगाया था कि दिल्ली दूर पेकिंग नजदीक है। उनके लिए दिल्ली भारत की राजधानी दूर थी और पेकिंग नजदीक था। और उन्होंने, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि 70s में 71 में मुक्ति वाहिनी शब्द का उदय हुआ। नहीं साहब, ये नारा बंगाल में कम्युनिस्टों ने सर उसी साल लगाया था कि मुक्ति वाहिनी आ रही है, यानी चीनी सेना आ रही है जी। और कम्युनिस्टों के बीच इसी बात पर विभाजन हुआ। फिर CPM और CPI बनी। उसमें एक धड़ा जो था वह कहता था कि नहीं जी, तुम लोग गलत कर रहे हो। तो कम्युनिस्ट तो चूंकि बुद्धिजीवी होते हैं ना,
ये तो मतलब शौच भी करते हैं तो विचारों का करते हैं, है कि नहीं? ऐसी कई धारणाएं हैं। तो बहुत, और इनकी बहस करने की भी लंबी परंपरा है, साले 3-3 दिन करते रहते हैं, 4-4 दिन बहस करते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन लोगों ने ये तय किया कि एक धड़े ने कहा कि नहीं नहीं जी, भारत हमारी मातृभूमि तो खैर क्या होगी, कम्युनिस्ट है तो मातृभूमि पितृभूमि क्या होता है, लेकिन भारत हमारा देश है, हमें इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि आवर चेयरमैन करना चाहिए और वो करना चाहिए। और उसी बात पर बंटवारा हुआ। लेकिन आप देखिए कि आज सीपीआई भी चुनाव लड़ रही है, सीपीएम भी लड़ रही है। ठीक बात। इससे बड़ा भव्य चुटकुला इस देश में क्या होगा? आज इस देश में रजाकार भी लड़ रहा है चुनाव, ओवैसी भी लड़ रहा है, इस देश में मुस्लिम लीग भी लड़ रही है चुनाव। जिन लोगों ने इस देश के 2 टुकड़े किए, वो लोग बाकायदा संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, और उन लोगों की इतनी मजाल है, इतनी हिम्मत है कि वो कहते हैं कि हमसे हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्यों ना मांगा जाएगा तुमसे सर्टिफिकेट बे? 95% मुसलमानों ने वोट दिया था, 95 से 99% मुसलमानों ने। और हमें ये मत सिखाओ कि हम नहीं थे, हमने चुना ना। तुमने चुना नहीं, जिनको चुनना था उन्होंने भगा दिया, पंजाब से भगा दिया। पंजाब में सबसे ज्यादा काटापीटी हुई। बिहार में तुमको पता नहीं था कि कहां जाना है, और गए तो अहमदिया बनोगे, मुहाजिर बनोगे, तो तुमको तो वहां से लतिया के भगा दिया भाई। इसलिए ये मत बताओ कि तुमने बहुत सोच समझ के और तुमने बलिदान दिया है, हमारा भी खून शामिल है ना। कोई खून शामिल नहीं है भाई, इसमें तुम्हारा स्वार्थ शामिल है, क्योंकि तुम इस्लामी हुकूमत के लिए लड़ रहे थे। तुम तो खिलाफत के लिए लड़े हो यार। और हमारे यहाँ एक चचा हुए बापूजी खिलाफत में चले गए, कहां तुर्की, कहां अंकारा। ठीक बात। और इतना ही नहीं, तुम्हारे शायर ने क्या कहा, सजदा न करूं हिंद की नागपाक जमी पे, और तुम कहते हो कि हमसे सर्टिफिकेट। अबे ये ढंग का देश होता तो तुमसे रोज सर्टिफिकेट मांगा जाता भाई। वो तो साला 1200 सालों से हमारी गुलामी सहते सहते ऐसी हालत हो गई है कि तुम लोग अभी भी, कभी अकबरुद्दीन कुछ बोल जाता है रजाकार, कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो कर देते हैं। कभी तुम लोग 3 दिन तबलीगी जमात करके और गजवाए हिंद सोचते हो, कभी कुछ करते हो, और उसके बाद कहते हो कि यार हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। दानिश अली रो रहा है? क्या कह दिया विधूड़ी ने भाई? अरे जो ईसाई बपतिस्मा कराएगा उसको बपतिस्मा वाला ईसाई कह दिया गया तो क्या बुरा हुआ? बिल्कुल बात मैंने सही। जनेऊ करवाया है तो मुझे जनेऊ करवाने वाला पंडित कहा हो तो क्या, मतलब इसका मैं क्या कर सकता हूँ भाई? उसी तरह तुम्हारी एक प्रक्रिया है मुसलमान होने की, वही बात तो कही ना उसने। बाकी जिहादी विहादी कहा, अपना कहा, गुस्से में कह दिया, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये देखिए, दिक्कत वही है कि नैरेटिव ऐसा बना है ना कि भाई बहुत बलिदान हुआ, हम लोग गंगा जमनी, हम लोग 1857 में लड़े। क्यों लड़े भाई? और 1857 में तुमने बहादुर शाह जफर को ही क्यों चुना, जिससे अपने खड़े होकर मुता भी नहीं जाता था? तुमने क्यों नहीं ताते टोपे को बना दिया भाई? वह बहादुर शाह जफर जिसकी लाल किले के बाहर हुकूमत भी नहीं थी। और हमारे हिंदू वीर तो हमेशा से, मूर्खता में तो हम लोगों का कोई मतलब सानी ही नहीं है। तो कहने की बात यह है कि वह समय हो या ये समय हो, नैरेटिव निर्माण, और इसमें हम लोग बार बार पीछे रह जाते हैं। मैं लगातार कहता हूं कि भैया चुप रहना भी सीखो और सही मौके पर बोलना भी सीखो। यही ठीक बात। मेरी एकमात्र इल्तजा है। ठीक बात है। अच्छा व्यालोक जी, अब चूंकि देखिए हम लोग खबर तो बैठ के पढ़ते नहीं है कि 4 मर गए, 5 घायल हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गाड़ी पलट गई। तो अभी घटनाएं चल रही हैं, और इसको घटनाएं मत कहिए, ये तो कामकाज है, एजेंसी का कामकाज है। 38 करोड़ रुपया पाए हो, लाल रंग के बटुए में आया है, चीन से आया है, किसको किसको बांटे हो, तो ये तो भाई हिसाब किताब है, ये होगा ही।
बाकी जो धाराएं हैं, FIR है, पुलिस है, उसमें अगर गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो सामान्य सी बात है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई आरोप बन रहा होगा तो गिरफ्तार भी होगे, गिरोहबाजी होगी, राजनीति भी होगी इस पे, प्रेस अचानक जो है गला घोट दिया जाएगा और सहिष्णुता आ जाएगी। लेकिन चीनी फंडिंग पे कांग्रेस, ये वही समय है जब 38 करोड़ न्यूज क्लिप को मिले थे। ये मामला 2013-14 का है। उसी समय करोड़ों रुपया जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी मिले थे। कुल मिला के मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप देखिए कितना बड़ा इनका इकोसिस्टम है। एक तरफ सुपारी पत्रकारों का एक झुंड, वो सेम केस में, उधर तीस्ता सीतलवाड़, तो इधर सीताराम येचुरी, अभी कौन कौन आएंगे वो शेष है, देखिए, समाचार धीरे मैं धीरे आएगा। मैं मैं नाम बता सकता हूँ अभी। वो शीर्ष पर तो हमेशा की तरह इस देश का वही परिवार है जो पूरा खानदानी ही जमानत पर चल रहा है, तो इसके सूत्र तो वहीं जाएंगे, क्योंकि उसी ने, विषधर सर्प ने चीन के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया था। कहना केवल ये है कि हो सकता है कि इस पूरी कवायद का भी कोई सिलसिला न निकले, क्योंकि हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड कानून है, जो माई लॉर्ड हैं, योर लॉर्डशिप हैं, वो सब क्या हैं और कैसे हैं, वो कॉलेजियम पर मैं कुछ बोल दूंगा तो पता चला कि मुझे ही भाई लोग उठा के ले गए कि भाई तुमने अवमानना कर दी और ये कर दी। लेकिन जनता तो आपको सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, माननीय न्यायाधीश महोदय जी, या मैं नहीं कह रहा हूं, और प्लीज ये डिस्क्लेमर आप लगा दीजिएगा कि मेरा किसी भी तरह के न्यायालय की किसी अवमानना का ये नहीं है, लेकिन मैं जिस जनता से मिलता हूं वो सुप्रीम कोर्ट कहती है, इतना तो तय है। और ये पूरे सूत्र जो है ना, ये बिलबिलाहट जो है वह इसलिए कि सबको पता चल गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि तब जनता इनको स्मृतियों से उसी तरह बुहार फेंकेगी जैसे आज के डेट में कम्युनिस्ट इलेक्टरली बुहार के फेंक दिए गए हैं। वो तो धन्यवाद दीजिए इकोसिस्टम का, इनकी पूरी जो शैक्षणिक व्यवस्था थी अब तक की, उसका, JNU का, DU का, तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज का, कि जो भी पढ़ा लिखा निकलता था या अभी हाल हाल तक निकलता है, उसमें कुछ अपवाद हो जाए तो हो जाए, वरना वो तो सब सो कॉल्ड प्रगतिशील, सेकुलर, अलाना फलाना ढिकाना बनते थे और भारत की जड़ खोदते थे। आप मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, आजकल जो राहुल के ट्यूशन टीचर हैं, क्या नाम है उनका, जयराम रमेश को ले लीजिए, आप किसी को ले लीजिए, किसी भी सेंट स्टीफेनियन, बड़े गर्व से ये लोग कहते हैं स्टीफेनियन, और मुझे लगता है कि स्टीफेन से ज्यादा घटिया संस्थान और कोई नहीं है, क्योंकि उसके जितने सो कॉल्ड प्रोडक्ट मैंने देखे हैं वह या तो भंगार हैं या फिर एंटी नेशनल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूत्र तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन जब तक आप कानून को नहीं बदलिएगा या इसको नहीं बदलेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। और शायद ये बिलबिलाहट इसीलिए है कि ये लोग कितना भी मिल रहे हैं, लेकिन जनता है कि वो कहीं ना कहीं मोदी जीवा को छोड़ ही नहीं रही है, और मोदी जीवा हैं कि मजा ले रहे हैं। उनका आखिरी साल, भाई 4 साल काम करूंगा, 1 साल चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई है मोदी जीवा की, तो अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी तो अक्टूबर शुरू हुआ है, अप्रैल में होगा ना चुनाव, मार्च अप्रैल में, अधिसूचना फरवरी में आएगी, फरवरी मार्च में। अभी तो बहुत बिलबिलाहट, बहुत सारे सर्प निकलेंगे, बहुत सारे का फण कुचला जाएगा, कुछ बच जाएंगे। अच्छा, मोदी जीवा का मनोरंजन भी होना चाहिए। भाई देखिए, हमारा आपका मनोरंजन है कि हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब बेचारे देश के प्रधानमंत्री हैं, परिवार भी नहीं है, तो मनोरंजन क्या करेंगे? यही सब उनका मनोरंजन है, कुछ बिलबिलाहट देख लेते होंगे, कुछ सुन लेते होंगे, शाहजीवा कुछ चुटकुला सुनाते होंगे, यही सब चल रहा है। तो ठीक बात है। इसका मजा लीजिए और इन दोगलों को पहचानिए और प्रार्थना कीजिए कि इस देश का कानून कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको जो सजा मिलनी है वो मिले, उसकी प्रक्रिया इतनी ढीली ना हो, बस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यही एक संतोष की भी बात है व्यालोक भाई कि ईडी एक ऐसी संस्था है, मैंने पहले ही कहा था कि वो हमेशा पैसे की ओर ट्रैक करके चलती है, और अगर कहीं पैसा आया है
और वो पैसा कहाँ-कहाँ ट्रेवल किया है। तो आजकल कहा जाने लगा है वो खास तबके में कि भैया एक बार सीबीआई ठीक है, ईडी ना पीछे पड़े। जैसे आईपीसी में पहले कहा जाता था ना कि 302 का मुकदमा ठीक एक बार, लेकिन 307 का नहीं ठीक, क्योंकि उसमें जिंदा रहता है, कहता है कि हाँ, जी ब्यालोक जी ने मुझे चाकू दिखाया था, कहा था मार देंगे, और जी हल्का सा मार भी दिया था। तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। ये देखिए ना, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा शब्द है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, और सबको, हम सभी नागरिकों को और उसके साथ इन सारे तमाम स्वनामधन्यों को भारत के कानून यानी अपनी देश के कानून, अपनी कोर्टों पर भरोसा होना चाहिए। तो चलिए सर, इसी प्रार्थना के साथ कि सबका भला करेंगे राम, और जो कुछ होगा उस पर अगर जरूरत पड़ी तो एक चर्चा और किया जाएगा। मुझे अभी भी चलते-चलते व्यालोक भाई हँसी आ रही है कि 75-77 साल बाद सीताराम येचुरी के यहाँ छापा पड़ रहा है इस बात के लिए कि तुम चीनी पैसा खाए हो। आए हाय हाय! तो दर्शकों, आज की वार्ता कैसी रही, और इस पर अगर फिर कुछ डेवलपमेंट होगा और आप हमें सुनना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम दूसरा वीडियो भी इस पे लेके आएंगे व्यालोक जी के साथ ही, आगे और डेवलपमेंट को शामिल करते हुए। मेरी आवाज आपको थोड़ी सी आज बदली लग रही होगी, मौसम का थोड़ा सा तकाजा है, कुछ गला मेरा खराब है, लेकिन फिर भी आपके बीच हूँ। तो आइए दर्शकों, व्यालोक जी को आज की चर्चा में समय देने के लिए देते हैं धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।